कन्वेक्शन को हम लेते हैं इट्स फ्लो ऑफ एनर्जी विद एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स. विद एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स. और इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे. वन इज कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शन. नेचुरल कन्वेक्शन बेसिकली होती है ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज की डेंसिटी में वेरिएशन आएगी. कि नॉर्मली अगर हमने रूम में हीटर ऑन किया तो इट रिजल्ट्स इन एक्सपेंशन. एक्सपेंशन होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये ऊपर मूव कर जाएगी हॉट एयर. तो हॉट एयर मूव्स अप. ऊपर वाली जो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, इट मूव्स डाउन. तो देयर इज अ नेचुरल फ्लो कि हीट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है. या रेफ्रिजरेटर है तो उसमें हम लेते हैं कि द एयर अराउंड द रेफ्रिजरेटर फ्रीजर इट कूल्स. नीचे वाली एयर जो है वो वार्मर है, ऊपर वाली एयर कूलर है. कूलर मीन्स जब फ्रीजर के साथ जो एयर कांटेक्ट में आई उसका टेम्परेचर फॉल कर गया. टेम्परेचर फॉल किया तो कॉन्ट्रैक्ट की या एक्सपैंड की? कॉन्ट्रैक्ट. हीटिंग से अगर एक्सपेंशन होती है तो कूलिंग से कॉन्ट्रैक्शन होगी. कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो कोल्ड एयर नीचे आ गई. कोल्ड एयर नीचे आ गई, नीचे से वार्म एयर ऊपर चलेगी. तो इट्स अ प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस चल रहा है कि डिफरेंस इन डेंसिटी के कारण. और अगर ग्रेविटी ना होती तो ये हो सकता था? नहीं, बिकॉज ग्रेविटी के कारण ही ये मूव करना है. तो वी से दैट नेचुरल कन्वेक्शन इज वेयर एनर्जी ट्रांसफर takes place due to difference in densities. For example, warm air in the room is less dense as compared to colder air. Thus, warm air moves up and cold air moves down. So it's a natural convection process. या गीजर है तो अगर आपने गीजर लिया, so you have a immersion rod inside it. The inlet pipe है. ये आउटलेट है. हीट करेंगे तो हॉट वाटर पार्टिकल मूव्स अप. हॉट वाटर पार्टिकल्स अगर अपवर्ड मूव करेंगे तो ऊपर जो है दैट विल बी हॉट वाटर. तो यहाँ से जो बाहर आएगा आउटलेट में से वो सिर्फ गर्म पानी होगा. नीचे अगर ठंडा भी है तो जो बाहर आ रहा है पानी दैट विल बी हॉट वाटर, बिकॉज हमने जो आउटलेट पाइप है उसकी लेंथ बढ़ा दी है. तो हॉट वाटर पार्टिकल कम्स आउट. सो देयर इज अ नेचुरल फ्लो कि वाटर पार्टिकल मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में. जो जो गर्म होता जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल वो ऊपर मूव करते जा रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स नीचे मूव करते जा रहे हैं. सो देयर इज अ नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस. दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन. फोर्स कन्वेक्शन होता है where the particles are made to move in a particular direction. इसका भी एग्जांपल सर एसी. So particles of the medium are made to move in a particular direction. AC, एग्जॉस्ट फैन, इन सब में, या ब्लोअर्स.
they are used to make the heat flow in a particular directions. और blowers जो winters में आप use कर रहे हो कि air को एक particular direction में blow कर रहे हैं. Similarly इसमें एक और जो typical example आता है that is land and sea breeze. Land and sea breeze का concept क्या होता है? दिन के टाइम में specific heat किसकी ज़्यादा, water की या land की? Specific heat किसकी ज़्यादा होती है? वाटर की. वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट. इसीलिए फर्मेंटेशन बॉटल्स में भी गर्म पानी यूज होता है कि डॉक्टर बोलते हैं चोट लगी है तो गर्म पानी की बॉटल यूज करना, बिकॉज उसका फायदा क्या है, गर्म पानी की बॉटल यूज करने का, उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है. तो इससे क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ज्यादा का मतलब क्या होता है, ज्यादा देर तक गर्म रहेगा, बिकॉज उसका टेम्परेचर फॉल करवाना है अगर आपने, तो उसमें से ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. सो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. तो वाटर का टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है या कम करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाकी लिक्विड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. अब अगर हम बात करें सी एंड लैंड ब्रीज की, दिन के टाइम में ड्यूरिंग व्हेन देयर इज सनलाइट, तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा बढ़ेगा, लैंड का या सी का? लैंड का. लैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा बिकॉज पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है. लैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर बिकम्स वार्मर, जो एयर उसके साथ कांटेक्ट में आई उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. वार्म एयर मूव्स अप. वार्म एयर मूव्स अप तो जो ऊपर चलेगी एयर उसको कंपेंसेट करने के लिए एयर किस डायरेक्शन में ब्लो करेगी, सी से लैंड की तरफ. तो उसको हम बोलेंगे सी ब्रीज, कि सी से लैंड की तरफ एयर मूव करना शुरू हो जाएगी. रात के टाइम क्या होगा, रात के टाइम में पानी का टेम्परेचर, लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी, वाटर का टेम्परेचर उतना जल्दी फॉल नहीं करेगा. तो वार्मर एयर किधर होगी, सी के ऊपर या लैंड के ऊपर? सी के ऊपर वार्मर एयर है. वार्मर एयर है तो वहां से वार्म एयर ऊपर राइज करेगी, ऊपर राइज करेगी तो उसको कंपेंसेट करने के लिए लैंड से सी की तरफ एयर मूव करेगी. सो उसको हम बोल देंगे लैंड ब्रीज. तो बेसिकली ये सारे जो दिस अ नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस जहाँ पे डिफरेंस इन डेंसिटी के कारण चीजें मूव कर रही हैं. समझ में आया लैंड एंड सी ब्रीज का कंसेप्ट? किसी को डाउट है तो पूछ लो. लैंड एंड सी ब्रीज. नेक्स्ट इज देन रेडिएशंस. रेडिएशंस क्या होता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कन्वेक्शन का. रेडिएशंस और कंडक्शन में फॉर्मूलाज है. सर आपने कन्वेक्शन में वो ग्रेविटी का क्या बताया था? बिकॉज हॉट एयर इसीलिए ऊपर मूव कर रही है ना, डेंसिटी कम है, तो वो तो ग्रेविटी के कंसेप्ट है ना. सर पर वो तो मास से अरे हम लेते हैं हैवी चीज ऊपर क्यों जा, नीचे क्यों आती है, लाइटर चीज ऊपर क्यों मूव करती है. हीलियम बलून ऊपर क्यों मूव किया था, सर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाके मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, फोर्स के हिसाब से बताओ. अब थ्रस्ट ज्यादा है. अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला पिछली क्लास में भी यूज हुआ है. अब थ्रस्ट का फॉर्मूला वीरू जी. जी है ना. ग्रेविटी ना होती तो अब थ्रस्ट होती. नो सर. तो ग्रेविटी के कारण ही होता है. तो ग्रेविटी नहीं होगी तो कन्वेक्शन भी नहीं होगी. ओके सर. सो रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशंस आर कौन सी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. थर्मल रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Thermal electromagnetic waves and which carries heat energy from one point to another. जैसे सन से यहाँ तक रेडिएशंस आ रही हैं, आप भी एनर्जी रेडिएट करते हो, आप एनर्जी रेडिएट करते हो. यस सर. तो कौन सी बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है और कौन सी नहीं करती. अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है, आपने फ्रीजर में से आइस निकाली, वो एनर्जी रेडिएट करेगी नहीं, वो एनर्जी लेगी. वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी. ये कहाँ का पढ़ा आपने. सर रेडिएट करेगी पर कम करेगी कंपैरेटिवली. करेगी रेडिएट.
तो मतलब आइस का टेम्परेचर कम होना चाहिए, उसने एनर्जी रेडिएट कर दी तो सर पर एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है। तो एक कौन सी थ्योरी थी, ये मेरे को इसी पे ही आना है, ये कौन सी थ्योरी थी, इसका कुछ नाम था ना, प्रेवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। जैसे कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो एनर्जी रेडिएट करती है। कोई भी बॉडी 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर है तो एनर्जी रेडिएट करती है और सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी करती है। अब अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी का कम है तो वो एनर्जी रेडिएट कम करेगी, एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी। तो उस केस में टेम्परेचर बॉडी का राइज करेगा, फॉल करेगा। बॉडी ने एनर्जी रेडिएट कम की, एब्जॉर्ब ज़्यादा की, राइज करेगा। बिकॉज यही कंसेप्ट है ना, प्रेवॉस्ट थ्योरी यही थी कि हर बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है। अब जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई मतलब आपके घर में से कोई टेबल पड़ा है तो वी से इट हैज एक्वायर्ड इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स, इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स बिकॉज वो एनर्जी रेडिएट कर रहा था, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा था। तो अल्टीमेटली एक स्टेज है जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। बिकॉज पहले मान लो आपने एक लकड़ी का पीस निकाला, उसको रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था, उसको बाहर निकाल के रख दिया। अब वो बहुत, उसका टेम्परेचर कम था, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो इनिशियली क्या होगा, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा या एमिट ज़्यादा करेगा? एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा या फॉल करेगा? राइज करेगा। धीरे धीरे एक स्टेज आएगी जब उसका और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, फिर उसने जितनी एनर्जी रेडिएट की उतनी एब्जॉर्ब कर ली तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी बॉडी जो एनर्जी रेडिएट ज़्यादा करती है और एब्जॉर्ब कम करती है उसका टेम्परेचर हमेशा फॉल करेगा। अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही है और रेडिएट कम कर रही है तो टेम्परेचर राइज करेगा। जितनी रेडिएट की उतनी एब्जॉर्ब कर ली तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस इज नोन एज प्रेवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज की हर बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है इट्स कंटिन्यूसली एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग्स। क्लियर ये कंसेप्ट प्रेवॉस्ट थ्योरी? किसी को इसमें पूछना है तो पूछो। प्रेवॉस्ट थ्योरी में सर तो ऐसे भी कह सकते हैं कि सन एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। हर चीज़ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से। बाकी स्टार्स भी तो है ना, सिर्फ सन अकेला स्टार तो नहीं है ना सोलर सिस्टम में। सन तो बहुत छोटा सा स्टार है, यूनिवर्स में तो बहुत सारे स्टार्स हैं और हमारे मिल्की वे में 1 बिलियन स्टार्स हैं। सब थर्मल रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ईएम वेव्स तो हैं प्रॉपर्टीज। स्पीड क्या होगी इनकी? स्पीड ऑफ लाइट। हमेशा यहाँ कुछ कंडीशन, travel with the speed of 3 into 10 raised to by 8 meter per second in vacuum. Obey laws of reflection and refraction. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर किसी मीडियम के अंदर रेडिएशंस आ रही हैं तो सर कितना फर्क पड़ेगा सर उसकी स्पीड के अंदर? मीडियम पे है ना, कौन सा मीडियम है? ऐसे मैं कैसे बताऊँ? स्टैंडर्ड कोई आंसर थोड़ी होता है। जैसे ग्लास में लेते हैं 1.5 टाइम्स कम हो जाती है, पानी में 4/3 टाइम्स कम हो जाती है, वो तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है ना। जैसे दे डोंट हीट द मीडियम थ्रू व्हिच दे पास, इसका मतलब क्या होगा? जैसे दे डोंट हीट द मीडियम थ्रू व्हिच दे पास, तो सोलर रेडिएशन से भी टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? इफ दे डोंट हीट द मीडियम थ्रू व्हिच दे पास, सोलर रेडिएशन से टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लो। मैंने बोर्ड पे लिखा है दे डोंट हीट द मीडियम थ्रू व्हिच दे पास। आप जैसे अभी समर्स में आजकल ही ले लो, आजकल अब धूप निकलनी शुरू हो गई, जैसे आप विंटर्स में बाहर बैठे हो, आपको गर्मी क्यों लगती है?
अगर सनलाइट तेज है तो। बिकॉज आपकी बॉडी ने सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब की, उससे टेम्परेचर बढ़ा। सो सोलर रेडिएशन जब अर्थ पे फॉल करती है, अर्थ वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अर्थ के साथ जो एयर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इट्स बेसिकली कि रेडिएशन से टेम्परेचर नहीं बढ़ा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, उसके साथ जो एयर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है उससे एयर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ा। सो इट्स नॉट द रेडिएशंस जो टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, एंड दे कैन पास थ्रू वैक्यूम आल्सो, दे डोंट नीड द मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। They can travel through vacuum also. Thermal radiations can interfere as well as diffract. मतलब सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल ओबे करती हैं। This shows interference and diffraction. हमने इंटरफेरेंस के भी वेव्स में डेफिनेशन लिखी थी, और डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ वेव्स। सो दिस शो द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा, रात का टेम्परेचर ज्यादा कब होता है? अगर दिन में बादल हो या ना हो? क्लाउडी डेज में दिन रात का टेम्परेचर फॉल करता है या क्लियर स्काई में? क्लियर स्काई हो तो ज्यादा ठंड होती है रात को, क्यों? बिकॉज सन से जो रेडिएशंस आई अर्थ ने एब्जॉर्ब की, अर्थ ने लार्जर वेवलेंथ एमिट की, अर्थ से जो रेडिएशंस निकली वो लार्जर वेवलेंथ की थी। दोज वेवलेंथ, अगर क्लाउड है तो दोज वेवलेंथ गेट्स ट्रैप्ड बिकॉज दे कैन नॉट पास थ्रू द क्लाउड्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स अर्थ। तो उससे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो, या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। whereas if it's a clear sky, जो रेडिएशंस फॉल किए दे एस्केप, और वो एस्केप कर जाएंगी तो टेम्परेचर फॉल करेगा। अब अगर ये कंसेप्ट ना होता कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का, तो क्या होता? अर्थ विल बी एक्सट्रीमली कोल्ड। ग्रीन हाउस इफेक्ट टोटल खत्म हो जाए तो अर्थ विल बी एक्सट्रीमली कोल्ड, बिकॉज जो रेडिएशंस हैं जो अर्थ ने रिफ्लेक्ट की, दे एस्केप द सिस्टम, कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में से बाहर निकल जाएंगे। सो दैट रिजल्ट्स इन फॉल इन टेम्परेचर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्लाउड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कारण दोज रेडिएशन गेट्स ट्रैप्ड। सो उसको हम बोल देते हैं कि दैट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसमें दो मेन लॉज आते हैं, बट उससे पहले हम 3 डेफिनेशंस करेंगे, विच आर एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, बस कोई भी बॉडी, अगर एनर्जी इंसिडेंट है किसी सरफेस पे, is either energy incident on a surface is either reflected or transmitted और एब्जॉर्ब्ड। मतलब अगर मैं थर्मल रेडिएशंस की भी बात करूँ, अगर वो किसी चीज़ पे स्ट्राइक करती है, मान लो टेबल पे फॉल की, ग्लास के पीस पे फॉल की, तो क्या होगा? या तो वो ग्लास का पीस उनको रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ ग्लास में से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर टोटल एनर्जी, अगर मैं एनर्जी रिफ्लेक्टेड को डिनोट करता हूँ कैपिटल आर से,
एनर्जी ट्रांसमिटेड इज कैपिटल T एंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज A. तो आई कैन से कि अगर टोटल एनर्जी Q है, this is sum of energy reflected plus transmitted plus absorbed. यही बनेगा फॉर्मूला. That means R by Q plus T by Q plus A by Q. This should be equal to 1. This R by Q. R इसमें क्या था? Energy reflected and Q was इसकी रेशो को हम बोल देते, दिस इज रिफ्लेक्टेंस. सिमिलरली ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगी? एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट. एंड इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R plus A plus T is 1. A is capital A by Q. This got absorbance. So इन तीनों का सम 1 होगा. इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बॉडी गुड रिफ्लेक्टर है, तो गुड रिफ्लेक्टर है मतलब R की वैल्यू ज्यादा है या स्मॉल है? स्मॉल R. If a body is a good reflector, ज्यादा है. R की वैल्यू ज्यादा है. अब इन तीनों का सम 1 है. अगर इनमें से एक ज्यादा हो गया तो बाकी दोनों का सम कम हो जाएगा. मतलब गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स एंड ट्रांसमिटर्स. यही मतलब बना ना. implies for good reflector. R is large. Because तीनों का सम तो 1 ही है ना. तो अगर R लार्ज है तो A plus T स्मॉल हो जाएगा. इसका प्रैक्टिकली कहीं यूज देखा है? गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स एंड ट्रांसमिटर्स. गुड रिफ्लेक्टर कहाँ पे? मिरर्स में. प्रैक्टिकल यूज है मिरर तो. इट्स इमेज फॉर्मेशन के लिए. हमने बहुत सारी आजकल कमर्शियल बिल्डिंग्स देखी होंगी जहाँ पे बाहर सारा ग्लास लगा होता है, रिफ्लेक्टिंग ग्लास. मतलब सिल्वर कलर के, सारी की सारी बिल्डिंग सिल्वर कलर के ग्लास से कवर की होती है. तो अगर वो गुड रिफ्लेक्टर लगा दिया आपने नॉर्मल ग्लास की जगह, जैसे अपने घर में भी विंडोज में आपने सिल्वर ग्लास लगाया जो बाहर की साइड से सिल्वर पॉलिश्ड है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर एनर्जी रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो गई तो एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट कम होगी, और अगर एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट कम होगी तो अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा या फॉल करेगा? गर्मियों में अंदर हीट आ नहीं सकती फिर, बिकॉज हीट तो वही आनी है ना जितनी रिफ्लेक्ट हो गई. कुछ एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने से क्या होगा? मिरर का टेम्परेचर बढ़ेगा. बाकी ट्रांसमिट होगी कि खिड़की से अंदर आ गई हीट. तो अगर हमने R को लार्ज कर दिया तो मिरर जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी कम हो गया, मिरर ने जो रूम के अंदर ट्रांसमिट की वो भी कम हो गई. तो उससे आपके AC ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज अंदर हीट आ नहीं रही. कि अगर आपने रिफ्लेक्टिंग ग्लास लगा दिया तो उसकी डिसएडवांटेज क्या रहती है? एडवांटेज तो होगी कि अंदर हीट आ नहीं रही, एसीज आर मोर इफेक्टिव. किसके लिए? व्हीकल्स के लिए. मैं तो बिल्डिंग में पूछो, बिल्डिंग में आपने रिफ्लेक्टिंग ग्लास लगाया, उसकी एडवांटेज है कि बिल्डिंग अंदर से हीट अप नहीं हो रही. विंटर्स के टाइम क्या? विंटर्स में तो एसी वैसे भी नहीं चलता है. बेसिकली एसी का बिल बचाने के लिए करते हैं कि एसी के बिल ज़्यादा नहीं आते अगर आप सिल्वर ग्लास लगा दोगे तो. अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर आपने सिल्वर ग्लास लगा दिया और एक नॉर्मल ग्लास लगाया रूम में, लाइट ज़्यादा ट्रांसमिट जो हो रही है किस में से हो रही है?
तो रूम के अंदर रोशनी ज़्यादा होती है, सिल्वर ग्लास लगा के रोशनी कम हो जाती है, ट्यूबलाइट्स ऑन रखनी पड़ती हैं, बिकॉज एनर्जी इज़ नॉट, द लाइट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द विंडोज़। एसी का बिल कम हो जाता है, बट इफेक्टिवली थोड़ा सा फर्क ये भी पड़ता है कि आपको ट्यूबलाइट्स हमेशा ऑन रखनी पड़ेगी, बिकॉज लाइट इज़ नॉट एबल टू एंटर द रूम। जो नॉर्मल नेचुरल सनलाइट है वो नहीं आ पा रही, तो नेचुरल सनलाइट नहीं आ पा रही है। अगर आप कार में भी देखो, अगर आपकी कार में टेंटेड ग्लासेस लगे हैं तो अंदर अंधेरा होता है, तो थोड़ा सी लाइट कम होगी एज कम्पेयर टू अगर आपका क्लियर ग्लास है तो वो थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है। बट नॉर्मली हम लेते हैं कि अगर कोई गुड रिफ्लेक्टर है तो इट्स अ बैड एब्जॉर्बर एंड ट्रांसमिटर। सिमिलरली से कि अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है तो रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट कम होगी, या अगर ट्रांसमिट ज़्यादा हो रही है तो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन, बिकॉज जो नॉर्मल ग्लास है, नॉर्मल ग्लास में क्या होता है, टी ज़्यादा है कम, टी इज लार्ज, मतलब सारी जो लाइट फॉल की, सनलाइट फॉल की, वो अंदर ट्रांसमिट होगी रूम के अंदर, तो टी लार्ज हो जाएगा, मतलब आर प्लस ए स्मॉल, मतलब रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब जो है वो कम हो रही है, ट्रांसमिट ज़्यादा हो रही है। क्लियर ये कंसेप्ट? अब इसमें एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी क्या होती है? एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, ये तो स्कूल में सिर्फ डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि डिफाइन एमिसिव पावर। एमिसिव पावर इज, और हमेशा किसी टेम्परेचर के लिए डिफाइन होगी। एमिसिव पावर जैसे फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेते हैं और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब इसका क्या मतलब होता है फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ? अगर कोई बॉडी एनर्जी एमिट कर रही है तो जो उसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं उन सबकी वेवलेंथ सेम है या अलग अलग होती है? मैं अगर एनर्जी एमिट कर रहा हूँ तो मेरे से जो फोटॉन्स निकल रहे हैं थर्मल रेडिएशन के, सबकी वेवलेंथ सेम है या मैं अलग अलग वेवलेंथ के फोटॉन्स एमिट कर रहा हूँ? क्या सुना नहीं मेरे को? जो भी बता दो उसका रीजन साथ बताओ। केमिस्ट्री पढ़ी है ना थोड़ी सी? फोटॉन्स एमिट कब होते हैं? फोटॉन्स कब एमिट होते हैं? कोई भी बॉडी अगर फोटॉन्स एमिट कर रही है तो उसका रीजन क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना, वो कौन सी वेवलेंथ एमिट हो रही है। क्यों टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा? अब मेरा टेम्परेचर तो फिक्स है इस टाइम जो भी है, मतलब 98.4 मान लो, तो मैं अलग अलग वेवलेंथ एमिट करूंगा या एक ही करूंगा? सर बट अगर बॉडी मूव करेगी तो सर, मैं नहीं मूव कर रहा है, मैं आराम से खड़ा हूँ, पता नहीं कहाँ से कहाँ कंसेप्ट लेके जाते हो। बॉडी के मूव करने से वेवलेंथ बदल जाती है? फिजिक्स आती थोड़ी बहुत कि नहीं आती, केमिस्ट्री इनफैक्ट। मेरे को ये तो बताओ फोटॉन्स एमिट होते क्यों हैं? सर जब इलेक्ट्रॉन्स पावर लेवल चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? एनर्जी लेवल, सॉरी। एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल चेंज क्यों करते हैं? और फिर फोटॉन कैसे एमिट हुए? फोटॉन कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो सर हायर एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो हायर एनर्जी लेवल अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो सर, वापस वहाँ पर- ग्राउंड स्टेट में आते हैं।
ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो फोटॉन्स एमिट करते हैं। अब मैं पूछूं सेम वेवलेंथ के करते हैं या अलग अलग वेवलेंथ्स के करते हैं? तो पर्टिकुलर एनर्जी के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ है। जब पर्टिकुलर ट्रांजिशन होगी तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर ट्रांजिशन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ मैं जो वेवलेंथ एमिट कर रहा हूँ वो एक ही है लैम्डा सबके लिए या अलग अलग है, और क्या रीजन है? अलग अलग क्यों? सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी हमेशा थोड़ी एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों? कौन सा प्रिंसिपल? केमिस्ट्री का कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हो? कौन सा? शील्डिंग इफेक्ट? केमिस्ट्री के टीचर्स ने ना उठा के फेंकना आपको खिड़की से बाहर। शील्डिंग इफेक्ट कौन सा कंसेप्ट? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन। और भी कोई नया कंसेप्ट ढूंढ लो। केमिस्ट्री में एक शायद कंसेप्ट पढ़ा हो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या होता है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी? क्या था? मेरे को डेफिनेशन या फॉर्मूला नहीं बताना, मेरे को इसका मतलब समझा दो। कि सर हम एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम नहीं पता लगा सकते। तो इसका यहाँ से क्या लेना देना? मान लो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, मैंने उसको एनर्जी दी, वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में चला गया, सारे इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में चले गए, तो सब जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे सेम वेवलेंथ एमिट करेंगे या अलग अलग? सेम। नहीं सर, हमें नहीं पता ना वो कौन से लेवल पे जाके आ रहे हैं, वो डायरेक्टली ग्राउंड पे आ रहे हैं। बिकॉज वो थर्ड एक्साइटेड या फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो हो सकता है पहले फोर्थ से थर्ड में आए, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, हो सकता है फोर्थ से सेकंड में आ जाए फिर सेकंड से फर्स्ट में आए, हो सकता है वो सीधा फोर्थ से फर्स्ट में आ जाए। आपको क्या पता? अनसर्टेनिटी यही तो है कि आपको पता ही नहीं, और हमें ये भी नहीं पता कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा और कौन सा नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी है ना, कि प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, और कौन सा आएगा ये तो पता ही नहीं, और कौन सी ट्रांजिशंस के थ्रू आएगा ये भी नहीं पता, तो कभी भी सेम वेवलेंथ एमिट नहीं होती। तो इसलिए जब हम एमिसिव पावर को डिफाइन करते हैं, जैसे बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर body at particular temperature and wavelength, the energy emitted per unit time per unit area. तो यूनिट वेवलेंथ लैम्डा माइनस हाफ टू लैम्डा प्लस हाफ, इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा माइनस हाफ टू लैम्डा प्लस हाफ, इसका मतलब, पहले इसका मतलब क्या है? हम ले रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर एनर्जी रेडिएमिट कर रही है तो बहुत सारे वेवलेंथ्स के फोटॉन्स हैं जो एमिट हो रहे हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं फॉर यूनिट वेवलेंथ रेंज। यूनिट वेवलेंथ रेंज मतलब हमने सारे फोटॉन कंसिडर करने, जैसे मान लो मैंने जो लिखा ना लैम्डा माइनस हाफ लैम्डा प्लस हाफ, मान लो एक वेवलेंथ ली मैंने 4800 एंगस्ट्रॉम, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन नहीं लेने, हमने 4800 प्लस हाफ मतलब ये सारे वेवलेंथ लेनी है जो इसके बीच में फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। 4800 माइनस हाफ से 4800 प्लस हाफ तक जितने भी फोटॉन्स एमिट हुए उन सबकी एनर्जी कैलकुलेट कर ली। और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं फोटॉन की? बिकॉज ये कितना बना, यू सी दिस इज 4799.5 से 4800.5, हमने इसके बीच वाले सारे फोटॉन कंसिडर करने हैं।
उनको हम बोलेंगे 4800 एंगस्ट्रॉम वाले फोटॉन्स हैं, उनकी एनर्जी कैसे निकलेगी? NHc by lambda, यही हो गई ना एनर्जी, NHc by lambda। इन सारे फोटॉन्स की एनर्जी NHc by lambda एंड एनर्जी emitted पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब हमने बॉडी का सिर्फ यूनिट एरिया लेना है और 1 सेकेंड में देखना कितने फोटॉन्स एमिट किए, दैट गिव्स यू द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। समझ में आया? अगर सेम टेम्परेचर पे दो बॉडीज हैं हाई टेम्परेचर पे, तो कौन सी बॉडी ज्यादा फोटॉन्स एमिट करेगी, नॉर्मल बॉडी या ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी क्या होती है? परफेक्ट ऑब्जर्वर। परफेक्ट एमिटर नहीं? Yes sir, दोनों absorber and दोनों भी। एब्जॉर्बर एमिट दोनों। सो वी से परफेक्ट एब्जॉर्बर जो होती है लो टेम्परेचर पे, वही हाई टेम्परेचर पे परफेक्ट एमिटर पे बन जाती है। तो एमिसिव पावर होती है किसी भी बॉडी के लिए एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया निकालनी फॉर अ यूनिट वेवलेंथ रेंज। अगर एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी करें तो दैट इज कॉल्ड एमिसिविटी। This is emissivity, it's denoted by E. Means emissive power of a body to emissive power of perfectly black body at the same temperature. अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से मैं पूछूं आपसे, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होगी? एमिसिविटी, एमिसिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी 1, बिकॉज एमिसिव पावर ऑफ बॉडी और एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज एमिसिविटी। तो अगर ब्लैक बॉडी ले दें तो रेशो 1 ही आएगी। कोई भी और बॉडी होगी तो एमिसिविटी विल बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? Less than 1. So we say for perfectly black body E is 1. For non-black bodies E is less than 1. A clear concept. इसको हम यूज करेंगे जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लॉ आता है which is referred as Stephen's law। Stephen's law is about the energy emitted by a body per second per unit area. Energy emitted by a body per second per unit time per unit area is also known as, उसका दूसरा नाम क्या होता है? Intensity. So Stephen's law deals with intensity. We say for a perfectly black body, the energy emitted per unit time per unit area is directly proportional to fourth power of absolute temperature. Fourth power of absolute temperature. मतलब if body is at temperature T,
is proportional to T raised to power 4, or you can say E is equals to sigma T raised to power 4. This is energy emitted per unit time per unit area. अगर मैं पूछूं एनर्जी emitted per unit time कितनी होगी, ये तो यूनिट एरिया ने एनर्जी एमिट की. अगर मैं पूछूं कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी एमिट करेगी पर यूनिट टाइम, लिखते इसको भी हम ई है, इसको कुछ और लिखना तो यू कैन से ईपी लिख लो इसको. ये स्टेप आया समझ. Where A is area of the body. ये आया स्टेप समझ. ये था एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया ने कितनी एनर्जी एमिट की. अगर मेरे को बताना है बॉडी ने कितनी एमिट की तो उसको बॉडी के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो. अब दो चीजें ध्यान रखना, दिस इज एनर्जी एमिटेड, एक आता है नेट एनर्जी एमिटेड. नेट एनर्जी एमिटेड क्या होगी, एनर्जी एमिटेड माइनस एनर्जी एब्सॉर्ब. तो अगर मैं लेता हूँ सराउंडिंग्स का टेम्परेचर T नॉट है, इफ सराउंडिंग्स आर एट अ टेम्परेचर T नॉट, then net energy emitted per unit time is you can say EP is energy emitted. तो ये रहेगी energy absorbed कितनी हो जाएगी सराउंडिंग से, or you can say into area, or you can say EP becomes sigma A and this is for black body. as ऊपर डेफिनेशन में लिखा था for perfectly black body. अगर नॉन ब्लैक बॉडी है तो इसको हम एसिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर नॉन ब्लैक बॉडी E sigma T4 minus T0. सो इससे क्लियर है, अगर T नॉट की वैल्यू T से ज्यादा होगी तो नेट एनर्जी एमिटेड पॉजिटिव में आएगी नेगेटिव में. अगर T नॉट की वैल्यू T से ज्यादा नेगेटिव में, तो इसका मतलब क्या है, नेट एनर्जी एमिटेड है या नेट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड है. एब्सॉर्ब, बिकॉज नेट एनर्जी एमिटेड नेगेटिव में आ रही है, मतलब वो एनर्जी एब्सॉर्ब ज्यादा कर रही है. सो वी से इफ T नॉट इज ग्रेटर देन T, EP is negative, implies net energy is absorbed by the body. Clear है? और अगर T नॉट और T इक्वल है तो नेट एनर्जी एमिटेड विल बी जीरो. अगर T नॉट और T इक्वल हो जाएंगे, इस केस में कि टेम्परेचर राइज करेगा फॉल करेगा, अगर T नॉट की वैल्यू ज़्यादा है तो टेम्परेचर राइज करेगा, T की वैल्यू ज़्यादा है तो फॉल करेगा, इक्वल है तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ तक देखो, इसमें कोई डाउट है तो वो तो लास्ट पेज पे हमने लैम्डा प्लस माइनस हाफ किया था, उसमें हाफ ही क्यों लिया? वो तो डेफिनेशन है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जो फिजिक्स में जैसे डिफाइन करने का वे होता है.
मतलब वो कन्वेंशन लेते हैं यूनिट वेवलेंथ लेनी है, तो यूनिट वेवलेंथ मतलब उससे हाफ कम और हाफ ज़्यादा, तो वो यूनिट वेवलेंथ बन जाएगी ना। अच्छा ओके सर हाँ जी। सर ये जो आपने एरिया लिया था ये कोई बॉडी का है या मतलब एमिटिंग सरफेस का एरिया, मतलब स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया लेना है 4πr²। होलो स्फीयर है तो अंदर बाहर दोनों साइड से एमिट हो सकती है। रेक्टेंगुलर शीट है तो उसके दो सरफेस होते हैं, तो 2l/b। सर जो आपने नॉन ब्लैक पार्टिकल लिया उसमें रीजन कौन सा? नॉन ब्लैक पार्टिकल हाँ उसमें क्या है? उसमें सर आपने रीजन एरिया आएगा इधर, बिकॉज पर यूनिट टाइम लिखा ना। अगर मैं एरिया नहीं लेता तो दैट्स एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर मतलब अगर ये नहीं लिखते आप, एरिया नहीं लिखते, तो दिस इज एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी एमिटेड अगर आपने पर यूनिट टाइम लिखनी है तो फिर एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है विच इज रैफिडस डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हम लेते हैं कि अगर हम हीट इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने इस एक्सिस पे अगर लैम्डा प्लॉट किया, इधर इंटेंसिटी प्लॉट की, सारे फोटॉन्स जो बॉडी एमिट कर रही है वो अलग अलग वेवलेंथ के हैं। तो अगर ई लैम्डा इसमें ग्राफ प्लॉट करोगे इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म। लैम्डा 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा 1 इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है आपको? ये मैंने एक टेम्परेचर T1 पे बनाया। दिस ग्राफ शोज कि जो फोटोन बॉडी एमिट कर रही है वो इस पॉइंट लो वेवलेंथ से लेके हाई वेवलेंथ तक ये सारे फोटॉन्स एमिट कर रही है, बट किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन सबसे ज़्यादा एमिट कर रही है एंड दैट रेफर्स टू Emax। इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन सबसे ज़्यादा एमिट किए। So body emits photons of different wavelength. Photons of one particular wavelength, lambda 1. And maximum per unit time per unit area. Per unit time per unit area इस particular wavelength के फोटॉन सबसे ज़्यादा emit किए, means lambda 1 corresponds to maximum intensity। इस particular wavelength के लिए intensity maximum है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो एनर्जी बढ़ती है कम होती है? इंक्रीज होती है। वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, we say that wavelength corresponding to which maximum intensity is there, that wavelength decreases। मतलब अगर मैं एक हाई टेम्परेचर पे ग्राफ बनाता हूँ, T1 से ज़्यादा टेम्परेचर लेता हूँ, तो वो ग्राफ इस तरह का बनेगा। T2 T1 से ज़्यादा लिया
तो जिस वेवलेंथ के फोटॉन सबसे ज्यादा एमिट हो रहे हैं वो वेवलेंथ कम होगी, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ी, तो जिस वेवलेंथ के फोटॉन ज्यादा एमिट होने हैं वो वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ की फॉर्म में माइंस ने स्टेट किया। उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ wavelength corresponding to maximum intensity and absolute temperature of a body ये उसने एक लॉ दे दिया एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके। उसने कहा कि लैम्डा एम इंटू टी ये कांस्टेंट होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिस वेवलेंथ के फोटॉन ज्यादा एमिट हो जाए वो वेवलेंथ कम हो जाएगी। समझ में आया ये कंसेप्ट? इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं बी से, इट्स कॉल्ड वाइन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर कार्बन। अब अगर हम किसी स्टार को स्टडी कर रहे हैं, किसी भी बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत सारे फोटॉन्स एमिट कर रही है। मेरे पास एक हीटेड बॉडी थी, फर्नेस थी, एक मेटल का पीस था जो बहुत हाई टेम्परेचर पे था, तो उसने बहुत सारे फोटॉन्स एमिट किए, बट किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन वो सबसे ज़्यादा एमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दैट वेवलेंथ विल बी कॉल्ड लैम्डा एम। तो हमने वो निकाल लिया, हमने डिवाइस लगाई, हमने देख लिया कि इस पर्टिकुलर फोटॉन के वेवलेंथ सबसे ज़्यादा एमिट हो रहे हैं। अगर मेरे को लैम्डा एम पता चल गया तो मैं उस बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकता हूँ, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इसके इक्वल ही आना है। तो अगर मेरे को लैम्डा एम पता चल जाएगा तो मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। निकल सकती है ना टी की वैल्यू अगर लैम्डा एम पता हो तो। So we say that Yes, sir. this can be used to find temperature of bodies. स्टार्स का टेम्परेचर भी कई बार इसी से ही निकालते हैं कि हम देख लेते हैं एक पर्टिकुलर स्टार किस पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन ज़्यादा एमिट कर रहा है, तो वहाँ से हम उसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। समझ में आया ये पार्ट? अब इसके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कई बार बहुत लेंथी भी होती है, अदरवाइज टफ नहीं होते। इससे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी प्रूव कर सकते हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैसे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप चाहो तो इससे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग प्रूव कर सकते हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आपके पास मान लो मैं आपको बोलूँ एक चाय का कप है जिसमें चाय का टेम्परेचर जो है दैट्स 90 डिग्री सेल्सियस, और एक दूसरा है जिसमें टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। एक का टेम्परेचर 90 से 80 फॉल करना है, एक का 70 से 60 फॉल करना है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस फॉल करना है। कौन सा जल्दी फॉल करेगा? अच्छा ये बताओ 90 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी या 70 डिग्री सेल्सियस वाली? तो जो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी उसका टेम्परेचर भी जल्दी फॉल करेगा। Yes, sir. तो न्यूटन से इसको लॉ बना दिया। उसने कहा रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। मतलब कि अगर एटमॉस्फेयर, अब अच्छा वैसे देखें, आपकी चाय सर्दियों में जल्दी ठंडी होती है गर्मियों में? सर्दियों में अगर आप देखो तो चाय का टेम्परेचर तो सेम है, आप बॉईल करके लाए थे उसको तो उसका टेम्परेचर तो सेम है सर्दियों में और गर्मियों में, बट
सर्दियों में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, यस सर। तो अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा तो नेट एनर्जी इमिटेड का फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा ए T4 माइनस T04। यस सर। तो अगर T0 कम होगा तो नेट एनर्जी इमिटेड ज्यादा होगी, तो इसलिए सर्दियों में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है बिकॉज उस केस में नेट एनर्जी इमिटेड ज़्यादा है। वही अगर मैं बोलूँ आपकी चाय का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस और बाहर धूप में रखी हुई है आपने से बाहर समर्स में 47 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो बहुत टाइम लगी ठंडा होने में बिकॉज नेट एनर्जी इमिटेड कम है क्योंकि उसने एमिट भी करनी है और एब्जॉर्ब भी करनी है एटमॉस्फेयर से। तो न्यूटन ने इसका लॉ बना दिया, उसने कहा रेट ऑफ कूलिंग, मतलब रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है रेट एट विच टेम्परेचर फॉल्स। Rate at which temperature falls is directly proportional to temperature difference between system and surroundings. Clear? अब इसको आप मैथमेटिकली किसी भी वे में इंटरप्रेट कर सकते हो। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, वैसे मेंशन नहीं है इस बार, किसी स्कूल ने कराया हो तो मेरे को पता नहीं, बट एज सच बोर्ड ने इसको सिलेबस में नहीं रखा हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। बट डिफिकल्ट नहीं है, हमने रेगुलर क्लास में किया हुआ, वहाँ से भी देख सकते हो एक बार। Newton's law of cooling is T temperature है capital T. dt by dt is proportional to T minus T naught. Rate of cooling is directly proportional to temperature difference between system का temperature T and surroundings. Also Q is equal to mc डेल्टा थीटा होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dq by dt क्या हो जाएगा? dq by dt is mc into dt by dt, because mass of specific heat तो constant है, mass into specific heat is also known as thermal capacity. तो thermal capacity तो constant है, तो we can say dt by dt is inversely proportional. अब इसको इस फॉर्मूले में ना कंसेप्चुअल आते हैं कई बार। dq by dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ कूलिंग तो dt by dt है। रेट ऑफ कूलिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब मेरे को बताओ, अगर मेरे पास 1 kg of water and 1 kg of any other liquid और दोनों का टेम्परेचर सेम है और सेम एटमॉस्फेयर में रखे हैं, तो एनर्जी और बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो उनकी एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम सेम होगी या डिफरेंट? T सेम है, T0 सेम है, एरिया भी सेम है। फ्रंट है। सेम कंटेनर है, सब कुछ सेम है, एरिया भी सेम है, तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम सेम होगी। अरे पानी है और दूध है, एक जैसे हैं, हमने एक जैसे कंटेनर में रख दिया, मास भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो दोनों की एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम तो सेम है। जल्दी कौन सा ठंडा होगा? क्योंकि दूध की स्पेसिफिक हीट कम है, so it depends on C also.
कि C जिसका कम होता है उसको कूलिंग में वो जल्दी कूल या जल्दी हीट अप हो जाता है। पानी की स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा है तो पानी को कूलिंग में और हीटिंग में टाइम लगता है। तो बेसिकली जब आपको कंपेयर करना है तो आप पूरा फॉर्मूला लेके कंपेयर कर सकते हो। आप dq/dt को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज E सिग्मा A T4 minus T04 अपॉन mc। तो इस फॉर्मूले से पता चलता है किस रेट से टेम्परेचर फॉल करेगा। अब आप सोचो, मैं इसको, ये जो फॉर्मूला है E सिग्मा A, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो बेसिकली इससे यही पता चल रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन T माइनस T नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस। तो लॉजिकली सोच के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बनता था कि स्टीफन्स लॉ से आप प्रूव कर सकते हो, बट एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस कम है। स्कूल में देख लेना, अगर किसी के स्कूल में कराया हो तो फिर रेगुलर नोटबुक में आपने किया हुआ है, वहाँ से इसका फॉर्मूला पढ़ लेना, डेरिवेशन भी की हुई है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। और जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल करता जाएगा बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग बढ़ेगा या कम होगा? कम होता जाएगा। तो बॉडी को हम लेते हैं मैथमेटिकली, मतलब एक्सपोनेंशियल डिके आती है, आप प्रूव कर सकते हो कि बॉडी का सराउंडिंग्स का टेम्परेचर सेम होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, तो कभी भी सेम नहीं होंगे। मतलब अगर आपके रूम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है इस टाइम, तो आपने इसमें गर्म चाय ला के रखी, ये टेम्परेचर फॉल करता जाएगा पर एग्जैक्ट 15 नहीं होगा, उसमें इनफाइनाइट टाइम लगेगा। चाय का टेम्परेचर 15.001 हो सकता है, 15.0001 हो सकता है, बट एग्जैक्ट 15 आने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। बिकॉज अगर टेम्परेचर मान लो चाय का 15.001 हो गया और रूम का टेम्परेचर 15 है, तो नेट एनर्जी इमिटेड विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग्स में डिफरेंस ही नहीं था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल करता जाता है, रेट ऑफ कूलिंग कम होती जाती है, एंड टू एक्वायर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स द सिस्टम टेक्स इनफाइनाइट टाइम। क्लियर है ये कंसेप्ट? So you can write numerical equation, चलो easy है वैसे तो, you can write, but consider a filament, consider a filament which is indirectly heated. Consider a filament which is indirectly heated. The wavelength corresponding to maximum radiation, maximum intensities. The wavelength corresponding to maximum intensity is 3.4 into 10 raised to power minus 5 centimeter. Determine the heat energy lost per second per unit area if temperature of surroundings is 17 degrees Celsius. If temperature of surrounding is 17 degrees Celsius. So हमारे को क्या दिया, एक बॉडी है जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो हमें कौन सी वैल्यू दी है? लैम्डा एम। मीटर्स में लेंगे तो एसआई में। डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था?
टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या आ गया, बी बाय लैम्डा है। बॉडी का टेम्परेचर निकल आएगा यहाँ से, ये केल्विन में आएगा या सेल्सियस में आएगा? केल्विन में। देखना कितना आता है। हमें पूछा क्या था, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाय बॉडी, तो उसका फॉर्मूला यहाँ सिग्मा हमें पता है, सिग्मा की वैल्यू याद रखना है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ये दी नहीं होगी पेपर में। टी जो यहाँ से हमने निकाला माइनस टी नॉट कितना, दिस विल बी द एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाय बॉडी। क्लियर है? अगर हमें नॉन ब्लैक बॉडी दी होती तो एमिसिविटी भी दी होती, तो उस केस में हम क्या करते, इसको ई से मल्टीप्लाई कर देते जो भी आंसर आएगा। कि अगर नॉन ब्लैक बॉडी दी होती तो फिर हमने ये फॉर्मूला लगाना था। अब इसकी जब कैलकुलेशन करोगे ना, बेसिकली ये किसी ने देखा है टेम्परेचर लार्ज ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 8530 ले लेते हैं केल्विन। तो यहाँ पे अगर मैं 8530 पुट करता हूँ तो ये टर्म इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो इसको छोड़ ही देना न्यूमेरिकल्स में, सिर्फ ये कैलकुलेट कर देना, अप्रॉक्सीमेटली सही आंसर ही आएगा। बिकॉज नहीं तो इसे कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाना है, T4 है क्योंकि, तो 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी में टाइम लगेगा 8530 8530 8530 8530। तो इसलिए बेसिकली इसको कैलकुलेट कर लेना, और भी कम टाइम हो तो इसको 8 इंटू 10⁻³ लेके सॉल्व कर लेना, बाद में वैल्यू को थोड़ा सा अपने आप बढ़ा लेना। बिकॉज इतना टाइम ना वेस्ट करना कि इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना। हाँ पेपर में कुछ और नहीं आता तो फिर करते रहना बेशक, बट अदरवाइज इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी हमने। नेक्स्ट राइट, किरचॉफ्स लॉ है, किसमें आता है? अगेन किरचॉफ्स लॉ इज नॉट इन द बोर्ड सिलेबस। किरचॉफ्स लॉ था क्या? ये जो बॉडी लो टेम्परेचर पे गुड एब्जॉर्बर है, वो हाई टेम्परेचर पे गुड एमिटर है। Good absorbers at low temperatures are good emitters at high temperature, or you can say a body which absorbs a particular wavelength when it is at low temperature will emit the same wavelength when it is at high temperature. कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था सोडियम का, कि सोडियम जो है वो दो वेवलेंथ्स एमिट करता है 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम। कि अगर हम सोडियम वेपर्स को हीट करते हैं तो सोडियम दो ही वेवलेंथ्स एमिट करता है 5890 और 5896, डायक्रोमैटिक है वो, दो वेवलेंथ्स एमिट करेगा। तो अगर व्हाइट लाइट कोल्ड सोडियम वेपर्स में से पास करेगी तो सोडियम यही दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी करेगा। और इसका रीजन क्या है कि जो एमिट करता है वही एब्जॉर्ब क्यों करता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मान लो उसने एब्जॉर्ब किया फर्स्ट से थर्ड स्टेट में गया, तो अगर थर्ड से फर्स्ट में आएगा वही वेवलेंथ एमिट भी करेगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करना है ना कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब और कौन सी एमिट की। तो सोडियम इसलिए दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है तो वही दो वेवलेंथ्स को एमिट भी कर देगा। इसलिए हम लेते हैं किरचॉफ्स लॉ कि गुड एब्जॉर्बर्स एट लो टेम्परेचर्स आर गुड एमिटर्स एट हाई टेम्परेचर। You can write in the numerical. Determine the surface area of a filament of. Determine the surface area of filament of 100-watt tungsten filament radiating out
radiating out its power at 3000 Kelvin. Radiating out its power at 3000 Kelvin. Emissivity is 0.3. Emissivity is 0.3. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बिकॉज हमें सराउंडिंग्स का टेम्परेचर नहीं दिया, तो वी से E इज इक्वल टू सिग्मा ए T4, और नॉन ब्लैक बॉडी है तो E सिग्मा ए T4. एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला है. एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम मींस हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा. हमने एरिया बताना है, तो एरिया इज ईपी हमें दिया है 100 पावर, बिकॉज एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, वो हमें दिया है 100 वाट. E की वैल्यू दिया 0.3, सिग्मा इज 5.67 into 10 to the power minus 8 into 3000, that means 3 into 10 raised to power 3 raised to power 4. तो 3000 कितना हो जाएगा? 243. This is 100 upon 81. मैथ्स बचा, कैलकुलेशन कर देना. समझ में आना कैसे किया? एनसीईआरटी का एग्जांपल है वैसे. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, देख लो. रेडिएशन में यही है, तो इसीलिए थोड़े अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स और जो चीज़ें कंपटीशन में आनी है वो कल समझा दूंगा मैं. दैट इज मेनली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोर्ड में उन्होंने सिलेबस से कट कर दिया, पर कंपटीशन का अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ. तो उसको कल की क्लास में करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को, और फिर न्यूमेरिकल्स से सारे काट के. PDF शेयर कर दोगे आज के आज के लेक्चर का कर दूंगा.